गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले लिटरेरी टर्म कॉमिक रिलीफ से। कॉमिक रिलीफ होता क्या है? तो कॉमिक रिलीफ कोई एक ह्यूमर कैरेक्टर, कोई सीन या फिर कोई डायलॉग हो सकता है जो कि किसी कंडीशन के अंदर क्या है, हमें एक ह्यूमर प्रोवाइड कराता है। ये कंडीशन जो है वो हो सकती है कि हॉरर एक सीन बन रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो एक इमोशनल सीन हो, या फिर हो सकता है कि वो एक ट्रैजिक सीन हो, जहाँ पे जिसके बीच में क्या है कि ये कॉमिक रिलीफ दिखाकर क्या है उस सीन के बीच में ही ये ह्यूमर क्रिएट किया जाता है। कॉमिक रिलीफ रेफर्स टू द इंक्लूजन ऑफ ए ह्यूमर कैरेक्टर, सीन और डायलॉग। तो क्या ये एक ह्यूमरस कैरेक्टर हो सकता है, सीन हो सकता है, डायलॉग हो सकता है in an otherwise serious work, typically a drama, to provide relief from the emotional intensity और टेंशन। तो ये क्या है, ये एक ह्यूमर कैरेक्टर है, सीन है या डायलॉग है किसी सीरियस वर्क के अंदर। कोई सीरियस वर्क चल रहा है, उस सीरियस वर्क के अंदर क्या है, एक ह्यूमर क्रिएट किया जा रहा है टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इमोशनल इंटेंसिटी और टेंशन। ठीक है, कि उसके अंदर जो इमोशनल इंटेंसिटी है या जो टेंशन है उसको रिलीफ करने के लिए, उसको कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑफन यूज टू लाइटन द मूड एंड गिव द ऑडियंस ए मोमेंट्री ब्रेक फ्रॉम द ड्रामेटिक और ट्रेजिक एलिमेंट ऑफ ए स्टोरी। तो ये ऑडियंस को क्या है, एक ब्रेक देता है उस ट्रेजिक एलिमेंट या फिर स्टोरी से जो कि उस सीन के दौरान चल रही है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपने कभी कंचना मूवी देखी हो तो उसके अंदर क्या होता है कि एक भूत का माहौल क्रिएट होता है, लेकिन जैसे ही वो माहौल बनता है, भूतिया माहौल, तो उसी के बीच में जो वो हीरो होता है वो अपनी वाली दिखा देता है, और जिसकी वजह से क्या है ना कि वहाँ पे डर लगना था, वहाँ पे लोग हंस पड़ते हैं। ठीक है, तो वो ह्यूमर रिलीफ ही था एक तरीके से, कॉमिक रिलीफ जिसको हम कह सकते हैं। लिटरेचर के एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए तो मैकबेथ के अंदर जो सीन होता है ड्रंकन पोर्टर का, ये एक कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है जब किंग डंकन जो है इनका मर्डर कर दिया जाता है बाय मैकबेथ। इस सीन में होता क्या है कि जो मैकबेथ होता है, जब वो किंग डंकन का मर्डर कर देता है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर होता है, तो मतलब उसकी सिचुएशन क्या है, एकदम टेंस्ड है। और वहीं पे जब वो क्या है अपनी इस टेंशन के अंदर गेट को नॉक कर रहा होता है, तो वहाँ पे क्या है उस गेट पे जो सिपाही खड़ा होता है, जो पहरेदार है, वो क्या होता है, ड्रंकन होता है, ड्रंकन पोर्टर है ना, पियक्कड़ पहरेदार खड़ा होता है वहाँ पे। तो जब वहाँ पे जो मैकबेथ है वो गेट नॉक कर रहा है खुलवाने के लिए, तो वहाँ पे ये जो पोर्टर है वो काफ़ी देर लगा देता है गेट खोलने में। तो ये चीज़ क्या है, वहाँ पे एक ह्यूमर क्रिएट करती है कि कहाँ तो एक मैकबेथ है वो इतने टेंशन में है, और यहाँ पे ये जो है पोर्टर दूसरी साइड में दिखाया जाता है, वो एकदम आलस में पड़ा हुआ है और गेट नहीं खोल रहा है, इतनी देर कर रहा है। और वो क्या सोच रहा है उसको उस सीन के दौरान कि वो एक नर्क के द्वार का जो है द्वारपाल है ना, पोर्टर है वो नर्क का, और यहाँ पे मैकबेथ को ही पाप करके आया है, और उसके एंट्री के लिए जो है ये पोर्टर यहाँ पे खड़ा है। तो ये जो सीन है ड्रंकन पोर्टर का, ये क्या है, इस ट्रैजिक सीन के अंदर क्या है, ह्यूमर क्रिएट कर रहा है, जिसको हम कॉमिक रिलीफ बोल देते हैं। वहीं पे अगर हम देखें रोमियो एंड जूलियट के अंदर, यहाँ पे जो नर्स का कैरेक्टर है वो भी क्या है, एक कॉमिक रिलीफ देता है प्ले के अंदर। जब जूलियट जो होती है वो बहुत एक्साइटेड होती है रोमियो की खबर पाने के लिए, तो वो नर्स को भेजती है रोमियो से मिलने के लिए। तो जब वो वहाँ से वापस आती है नर्स, जूलियट उससे मिलती है और उससे पूछती है उसके बारे में, तो यहाँ पे नर्स क्या है, सीधे सीधे उसको ना बताकर वो अपने कमर दर्द, सर दर्द, इस तरीके की बातें बताती है उसको। फिर वापस से जब जूलियट पूछती है तो वापस से वो उसका फेस के बारे में बताती है, कितना गुड लुकिंग है, हैंडसम है,
लेकिन वो सीधा सीधा क्या है, उसको जूलियट को क्या है, रोमियो की न्यूज़ नहीं बता रही है। वो क्या है, एक तरीके से जैसे दोस्त आपस में टीच लेते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो वैसा जो सीन है यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा था। तो कहाँ पे तो जूलियट जो है बहुत ज़्यादा बेचैन है ना, लेकिन यहाँ पे नर्स क्या है, मज़े ले रही है। तो इस तरीके से ये क्या है, नर्स एक ह्यूमर क्रिएट कर रही है इस सीन में। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी कंसीट। कंसीट में होता क्या है कि जैसे हम सिमिली का यूज़ करते हैं, तो सिमिली में हम क्या बोलते हैं कि किसी को किसी के जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे चांद सा रोशन चेहरा, तो यहाँ पे चांद सा रोशन चेहरा है ना, तो के जैसा, चांद के जैसा रोशन चेहरा है। कोयल सी तेरी बोली है ना, कोयल जैसी तेरी बोली है। तो ये क्या है, सिमिली है। इसमें हम एज लाइक इस सब का यूज़ करके हम किसी दो चीज़ों को सिमिलर दिखाते हैं। वैसे ही हम मेटाफर का यूज़ करते हैं जब किसी दो चीज़ों को हम डायरेक्ट ही वो बना देते हैं, जैसे कि कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। उसी तरीके से एक लिटरेरी टर्म होता है हमारा कंसीट। कंसीट में भी हम क्या है, दो अलग अलग चीज़ों को आपस में रिलेट करते हैं, उनमें सिमिलरिटी दिखाई जाती है। लेकिन ये जो सिमिलरिटी होती है ना, जो उनमें कंपैरिजन किया जा रहा है, ये बहुत दूर दूर तक का कंपैरिजन होता है, जो कि डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन दो अलग अलग चीज़ों को भी क्या है, आपस में सिमिलर दिखाया जाता है। Conceit is a literary device that refers to an elaborate or unusual metaphor or comparison। तो ये क्या है, एक elaborate metaphor है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा करके ही हम किसी चीज़ में एक दूसरे को सिमिलर दिखा पाते हैं। अनयूजुअल मेटाफर होता है, अनयूजुअल कंपैरिजन होता है कि किसी दो अलग अलग चीज़ों को हम आपस में एक जैसा दिखा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, अनयूजुअल है। It is particularly used in situations where the author attempts to establish a profound relationship between two vastly unrelated things। यहाँ पे जो ऑथर होता है वो स्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप किसी दो अनरिलेटेड थिंग्स के बीच में। एग्जाम्पल के लिए जॉन डन की एक पोएम है, ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इसके अंदर क्या है कि जो जॉन डन है वो कंपास जो होता है उसको कंपेयर कर रहे होते हैं किन्हीं दो कपल से, या कहें कि कंपेयर द लव बिटवीन टू पीपल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहाँ तो एक कंपास है और कहाँ पे ये लविंग बॉन्ड है ना। तो इन दोनों का कहीं से कोई मेल जोल ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, कंपास को इन दो लविंग कपल से क्या है, कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे कंपास की जो दो नीडल होती हैं उसको यहाँ पे इन दो लवर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से दूसरा है, इनकी एक पोएम है द फ्ली। इसके अंदर भी क्या है कि जो लवर है वो अपनी बिलव्ड से बताता है कि जो फ्ली है उसने पहले मुझे बाइट किया है, इसके बाद तुम्हें बाइट किया है। तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है कि हमारा क्या है, एक इंटरकोर्स हुआ है एक तरीके से। जबकि फ्ली का काटना और इंटरकोर्स का होना मतलब कितनी दूर दूर की बात है, इनको आपस में कैसे रिलेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंसीट का यूज़ करते हुए जॉन डन ने इसको पॉसिबल किया गया है। द फ्ली बाय जॉन डन। इन दिस पोएम Don uses the flea as a conceit to argue about love and physical intimacy. He suggests that the flea which has bitten both lovers symbolize their union। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी कोनोटेशन। कोनोटेशन में क्या होता है कि मान लो कि कोई शब्द आपके पास आता है, तो उस शब्द के आने से आपके दिमाग में उसके वर्ड के लिए क्या क्या चल रहा है, वही कोनोटेशन है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं वाइट बोलूँ तो वाइट को देखते ही आप क्या बोलोगे कि एक कलर है, लेकिन वाइट जो है वो एक तरीके से पीस को भी रिप्रेजेंट करता है ना, प्योरिटी, इनोसेंस, ये भी क्या है, वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे अगर मैं ऐसे बोलूँ नागिन, तो नागिन से क्या है, आपको पहली बार में सीधा एक वर्ड आएगा कि हाँ भाई ये तो नाग का ही फीमेल वर्जन नागिन है। लेकिन कोनोटेशन के हिसाब से नागिन वर्ड देखते ही हमारे अंदर क्या है, दिमाग में आता है कि इसमें जहर हो सकता है, इसमें थोड़ी चालाकी हो सकती है, इसकी स्पीड ये हो सकती है, ये लचीली हो सकती है ना। तो मतलब जो भी दिमाग में आ रहा है नागिन से रिलेटेड, तो वो क्या होता है, कोनोटेशन है। कोनोटेशन इज़ ए लिटरेरी एंड लिंग्विस्टिक कंसेप्ट दैट रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ ए वर्ड बट ऑल्सो इट्स इमोशनल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट।
यहाँ पे कोनोटेशन में क्या है कि किसी भी वर्ड को लेकर जब हम देखते हैं तो इसमें केवल हम नॉट ओनली द मीनिंग, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ ए वर्ड बट ऑल्सो उसका इमोशनल कल्चरल कंटेक्स्ट क्या है उस चीज़ को भी ये दिखाता है। ये हमें रिप्रेजेंट करता है एक हिडन और एडिशनल मीनिंग किसी वर्ड की, ये बियॉन्ड इट्स लिटरल डेफिनेशन, ठीक है। तो एक लिटरल डेफिनेशन जो है इसको हम डिनोटेशन कहते हैं। तो एक तो इसकी लिटरल डेफिनेशन होगी कि हाँ भाई वाइट है तो वाइट क्या है, उसका एक वाइट एक कलर का नाम होता है, ठीक है। तो ये तो इसकी एक लिटरल डेफिनेशन हो गई जो इसकी असलियत की डेफिनेशन है। लेकिन कोनोटेशन क्या होती है, कोनोटेशन क्या होता है कि वो फीलिंग या फिर वो इमेज जो हमारे माइंड में आती है जब हम किसी वर्ड को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो कोनोटेशन है कि उस वर्ड से रिलेटेड हमारे इमोशनल कल्चरल कंटेक्स्ट क्या बनता है उस वर्ड से। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम देखें होम, होम जो है इसका डिनोटेशन मतलब इसका जो लिटरल डेफिनेशन है वो क्या है, अ प्लेस वेयर वन लीव्स। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई जिसको हम डिनोटेशन कह सकते हैं। लेकिन कोनोटेशन क्या होती है, तो घर से रिलेटेड कुछ भी जो हमारे दिमाग में आ रहा हो, जैसे कि वार्मथ, कंफर्ट, फैमिली, सेफ्टी, ठीक है, कि घर के अंदर क्या है हमें गर्माहट मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा, फैमिली मिलेगी, सेफ्टी मिलेगा। तो ये सारे के सारी चीज़ें क्या है इसके कोनोटेशन में आते हैं। सेकंड वर्ड है जैसे चाइल्डिश। चाइल्डिश क्या अगर हम डेफिनेशन देखें या हम कहें डिनोटेशन देखें तो रिलेटिंग टू ए चाइल्ड। वहीं इसका कोनोटेशन देखें तो कोनोटेशन मतलब चाइल्डिश से हमें क्या दिखाई देगा कि वो बच्चा इमेच्योर होगा, सिली होगा, नाइव होगा। नाइव मतलब अनुभवहीन। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी एलिनेशन इफ़ेक्ट। एलिनेशन इफ़ेक्ट में क्या होता है कि इस ड्रामा या प्ले के अंदर क्या है जो ड्रामा करने वाले होते हैं वो सीधा क्या है अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं। इसका यूज़ मेनली इसलिए किया जाता है ताकि वो ड्रामा देखने वाले जो ऑडियंस है उनको बता सके कि आप सिर्फ एक ड्रामा देख रहे हैं और इतना ज़्यादा इमोशनल या फिर अपने आप को इससे अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको इमोशनली ना लेकर बल्कि इसको इंटेलेक्चुअली लें। जैसे कि ये जो ड्रामा है या प्ले है तो इसके अंदर कोई ट्रेजेडी घटी है तो वो क्यों घटी है, किस कारण घटी है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें एलिनेशन इफ़ेक्ट के अंदर आती है। इसको पढ़ के देखते हैं। एलिनेशन इफ़ेक्ट ऑल्सो नोन एज वरफ्रेम-डंक्स इफ़ेक्ट। It is a theatrical technique used to prevent the audience from getting emotionally absorbed in the narrative, allowing them to remain critical and analytical. ये एक थिएट्रिकल टेक्निक होती है जहाँ पे ऑडियंस को प्रिवेंट किया जाता है ज़्यादा ही इमोशनल होने से, ठीक है। उनको बताया जाता है कि वो क्या है एक ड्रामा देख रहे हैं और वो क्या रहें, रिमेन क्रिटिकल और एनालिटिकल। क्या दिस इफ़ेक्ट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय जर्मन प्ले राइट बर्टोल्ट ब्रेख्ट। ये लाइन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको पॉपुलराइज्ड किया है बाय जर्मन प्ले राइट बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने as a way to make the audience aware of the artificiality of the theatrical performance, कि जो audience है वो aware रहे कि वो क्या देख रहे हैं, एक artificial theatrical performance देख रहे हैं। The aim is to encourage the audience to think about the social issue being presented rather than becoming emotionally involved with the characters। तो वो अपनी ऑडियंस को एनकरेज करते हैं कि वो उस सोशल इश्यू के बारे में सोचें समझें, ना कि वो अपने आप को इमोशनली इससे कनेक्ट करें। कि जो भी सोशल इश्यू उनके अगल बगल चल रहा है, जो उनको दिखाया जा रहा है, वो उसका कारण क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो क्या है, इस चीज़ को इमोशनली ना लें बल्कि वो इस चीज़ के बारे में सोचें, क्रिटिकली उस चीज़ को लें, एनालिटिकली उसको समझें। एग्ज़ाम्पल के लिए ब्रेख्ट का ही एक प्ले है मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन। कैरेक्टर्स ऑफन ब्रेक द फोर्थ वॉल by addressing the audience directly, reminding them that they are in a theater. For instance, a character may pause to comment on the nature of war,
while looking at the audience effectively, creating a distance between the story and the viewers. इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अक्सर जो ये फोर्थ वॉल होती है उसको ब्रेक करके सीधे ये डायरेक्टली ऑडियंस से ही इंटरेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव फैलेसी के अंदर देखी जाती है, एलिनेशन इफ़ेक्ट के अंदर देखी जाती है। एक एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कभी बच्चों को एक कार्टून देखते हुए देखा होगा, डोरा द एक्सप्लोरर, तो उसके अंदर भी क्या आती है ना, जो वो डोरा होती है वो क्या है, बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है उस कार्टून के अंदर। क्या आपने ये पेड़ देखा, क्या आपको ये दिख रहा है ना। तो यहाँ से वो सीधा क्या है, ऑडियंस से बात कर रही होती है। अब हम ट्राई करते हैं कि इनको हैंड टू हैंड याद कर लें। तो पहला था हमारा कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ में तो सीधा सीधा ये वर्ड ही बता रहा है, कॉमिक प्लस रिलीफ, है ना। तो कोई भी सिचुएशन के अंदर, किसी सीन के अंदर क्या है, एक कॉमिक इफ़ेक्ट, ह्यूमर क्रिएट किया जाता है रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। तो ये तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कोनोटेशन। कोनोटेशन को हम कैसे याद कर सकते हैं? कोनोटेशन में था क्या, कि कोनोटेशन में था कि हम कोई भी वर्ड है और उसको दिमाग में देखते ही क्या क्या हमारे दिमाग में आ रहा है ना, तो उसको हम कोनोटेशन देखते हैं। जैसे कि होम है, तो होम को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पे गर्माहट मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा, फैमिली मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी। तो मतलब कि बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, कि एक चीज़ मिलेगी बाकी सब फ्री मिलेंगी। तो ये क्या है, कोनो, कि आपको कोनो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोनो मतलब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री है। यहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री, और यहाँ पे गेट वन नहीं है बल्कि गेट 1 2 3 4 फ्री है, ठीक है। तो कोनो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाय वन गेट 4 5 6 जितने भी फ्री मिले, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सब इसके साथ मिलेगा। एलिनेशन को आप कैसे याद कर सकते हैं? इसके अंदर एक वर्ड है एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है कि कोई विदेशी, बाहर का, है ना। तो एलियनेशन से आप याद कर सकते हैं कि कोई ऐसा इफ़ेक्ट जो आपको एलियन इफ़ेक्ट प्रोवाइड करे, कि यहाँ पे जो सीन चल रहा है तो वो आपका खुद का सीन नहीं है। वहाँ पे क्या है, आपको इतना इमोशनल नहीं होना कि ये आपके साथ हो रहा है, या फिर जो हो रहा है उसको देख के हम रो पड़ें, या फिर कुछ कॉमेडी चल रही है तो हम ज़्यादा ही हंस पड़ें। इसमें क्या है कि थोड़ा अलगाव बना के रखें। एलिनेशन मतलब थोड़ा हट के रहें इससे, है ना। जैसे कोई विदेशी आ जाता है या फिर कोई बाहर का आ जाता है, तो उससे हम क्या है, एक डिस्टेंस क्रिएट करके रखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, इसमें भी ये बोला गया है कि आप इस सिचुएशन से क्या है, एक डिस्टेंस क्रिएट करके रखें, कि आपको क्या है, इसमें इमोशनली होकर नहीं सोचना, आपको इसको एनालिटिकली ध्यान से समझना है कि ये सिचुएशन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या कारण हो रहा है इसके पीछे। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।